बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको उसी तरह से दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, a charge q is divided into two parts q and q minus q and separated by distance r. The force of repulsion between them will be maximum when. यानी कि आपको एक चार्ज दिया गया है, चार्ज क्यू की सूरत में, जो कि एक बॉडी के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू की सूरत में मौजूद है। उससे कुछ चार्ज हम दूसरी बॉडी बी के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, क्यू अमाउंट में चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। जब हम इससे कुछ चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं तो इस बॉडी ए का चार्ज आपके पास Q माइनस Q रह जाता है, जबकि दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज Q हो जाता है। इनके दरमियान सेपरेशन आपको दी गई है, सेपरेशन इनके दरमियान R है। उसका क्वेश्चन ये है कि इन दो चार्ज बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस है दोनों बॉडी के ऊपर, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाएगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कब उनके दरमियान मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। हमें ऑप्शन दी गई है यहाँ पे कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4, यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आप ट्रांसफर करते हैं वो उसका चौथाई हिस्सा हो, या क्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 3, या Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2, या स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q उसके बराबर होगा। हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिससे हम डायरेक्टली बता सके। हाँ, अलबत्ता अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन से फिर हमें पता चल सकता है कि स्मॉल q की किस वैल्यू के लिए इन दो बॉडी के दरमियान ये फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द कूलम लॉ। कूलम लॉ आप जानते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इसके बराबर है। हम तमाम ऑप्शन को बारी बारी लेंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम फोर्स किस केस में पाया जाता है। फॉर ए, यानी कि ऑप्शन ए के लिए, जब हम स्मॉल q डिवाइड बाय 4 के बराबर लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 की जगह आपने Q माइनस Q ये वाला चार्ज पुट कर दिया, Q2 की जगह आपने स्मॉल q को पुट कर दिया, और R उनके दरमियान सेपरेशन है, इसको कैलकुलेट करते हैं। K हमारे पास उसी तरह से आ जाता है, Q माइनस Q की जगह कैपिटल Q डिवाइड बाय 4, ऑप्शन नंबर ए की सूरत में। तो जब इसको पुट करते हैं, Q माइनस Q डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इससे 3kq स्क्वायर डिवाइड बाय 16। 3 डिवाइड बाय 16 ये एक नंबर है जो डिटरमाइन करेगा कि कौन से केस में आइदर ए बी सी और डी की सूरत में फोर्स मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स पाया जाएगा। 3 डिवाइड बाय 16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1875 की सूरत में, मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट फैक्टर जो कि हमारे पास यहाँ पर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर है। इससे हमारे पास रेशियो जो है उसकी ये आती है। क्यू सेकंड ऑप्शन के लिए Q इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइड बाय 3 पुट करते हैं, और उसको जब हम इस फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो उससे आंसर आता है 2kq स्क्वायर डिवाइड बाय 9r स्क्वायर। इधर हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर आता है वो 2 डिवाइड बाय 9 है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर 0.222 आता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट फैक्टर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो कि यहां पर भी आपके पास मौजूद था और इधर भी आपके पास मौजूद है। लेट अस कम टू द ऑप्शन सी, व्हेन क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 2। जब इसको पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इस फार्मूले में, आंसर हमारे पास आता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4,
यानी कि 1/4 यहाँ पर हमारे पास वो न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर वो यहाँ पर भी उसी तरह से हमारे पास मौजूद है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट फैक्टर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर आता है। जब हम ऑप्शन डी के ऊपर गौर करते हैं इन विच क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्यू से आप क्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 0 आ जाता है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग आपका पूरा रिजल्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी से जब आप क्यू को कैपिटल क्यू के बराबर पुट करते हैं आंसर फोर्स का आपके पास 0 आता है। सो फैसला हमने इसके ऊपर करना है कि कौन सा फैक्टर हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन ए का फैक्टर जो आ रहा है वो 0.1875, दूसरे का 0.222 मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट फैक्टर, तीसरे का जब q इज इक्वल टू कैपिटल q डिवाइड बाय 2 तो उससे 0.25 आता है और चौथे का तो 0 आता है। सो मैक्सिमम जो रिपल्सिव फोर्स हमारे पास पाया जा सकता है इन दो चार्जेस के दरमियान वो जब हम स्मॉल q को बराबर ले लेते हैं कैपिटल q डिवाइड बाय 2 के तो उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स आ जाता है। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी यानी कि व्हेन q इज इक्वल टू कैपिटल q डिवाइड बाय 2 है। Okay, coming to the next question, question number 2. Three objects are close to each other, two at a time. When object A and B are brought together, they attracts. When object B and C are brought together, they repel. From this, we conclude that option A, object A and C possess charges of the same sign. Option B, object A and C possess charges of the opposite sign. Option C, all three of the object possess charges of the same sign. And option D, one of the object is neutral. अब इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा? इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम समझना शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स ए बी सी की शक्ल में मौजूद है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो को एक ही वक्त पर आप करीब लाते हैं और उसका इंटरेक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ए और बी को आपस में क्लोज लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये ए है, ये दूसरा बी। हम जानते हैं कि अट्रैक्शन इसमें तभी पॉसिबल है जब उनके साइन अपोजिट हो। ठीक, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए का चार्ज पॉजिटिव है और बी का चार्ज नेगेटिव है, तब इन दोनों में अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आधा क्वेश्चन हमारा ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे कैन शो अट्रैक्शन व्हेन दे हैव ऑपोजिट साइन, बट व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर, बी और सी को करीब लाया जाए तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाता है। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन तभी पाया जा सकता है जब ये दोनों बॉडी सेम साइन के हो, यानी कि उनके ऊपर सेम चार्ज मौजूद हो। सो अगर हमने बी के ऊपर चार्ज को नेगेटिव कंसीडर किया है तो सी के साथ रिपल्शन वो तब शो कर सकता है जब सी का चार्ज भी आपके पास नेगेटिव हो, क्योंकि सेम चार्जेस के दरमियान होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो अब हम ए और सी के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और सी का चार्ज कैसा होगा। हम देख सकते हैं इस कंडीशन के मुताबिक ए और सी का चार्ज जो है वो अपोजिट साइन का होगा। सो आंसर हमारे पास ये आएगा कि ए एंड सी पोजेस चार्जेस ऑफ द अपोजिट साइन, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। बाकी जो ऑप्शंस है हमारे पास वो गलत है। पहला ऑप्शन हमें कहता है ए एंड सी पोजेस चार्ज ऑफ द सेम साइन, ए और सी का साइन सेम है, नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरे में ए और सी का साइन अपोजिट है, तो यस हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अपोजिट साइन दे सकते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास
है कि all the three of the object possess charges of the same sign, तो तीनों सेम साइन नहीं रख सकते क्योंकि फिर इधर रिपल्शन तो ठीक है लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन ठीक नहीं है जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है। और ऑप्शन डी हमारे पास वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, जब ऑब्जेक्ट उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कंसीडर करते हैं तो फिर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉसिबल नहीं है। सो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट वो हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। Now coming to the question number 3. Object A has a charge of plus 2 microcoulomb and object B has a charge of plus 6 microcoulomb. Which statement is true about the electric forces on the objects? दो ऑब्जेक्ट्स आपको दी गई हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और उनके ऊपर चार्जेस आपको दी हैं प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम। चार्ज बॉडीज है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। आपसे पूछता है कि जो फोर्सेस वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ऑप्शंस ए बी सी डी की शक्ल में हमें दिया गया है। इधर हम एफ ए बी और एफ बी ए यानी कि फोर्स ऑफ ए ऑन बी, फोर्स ऑफ बी ऑन ए उसका जिक्र करते हैं। ये न्यूटन की कूलम के लॉ के मुताबिक हमारे पास सी फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इसकी बराबर है। इधर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, कि ए का मैग्नीट्यूड कम है और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो बगैर कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कम वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा या कम वाला दूसरे के ऊपर कम अप्लाई करेगा, इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो इधर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ के वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन सिर्फ इसकी अपोजिट होगी। सो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए विद अ नेगेटिव साइन। हमने बाकी तमाम ऑप्शंस को छोड़ना है और न्यूटन के इस थर्ड लॉ को ज़हन में रखना है, दे अप्लाई द सेम फोर्स ऑन each other। So हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे दुरुस्त है वो बी की सूरत में है और नेगेटिव साइन इस वजह से यूज किया गया है कि फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लगा रही है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। Okay, question number 5. The unit of electric field intensity is। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि उसका यूनिट क्या होगा। हमें ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम मीटर, वोल्ट मीटर की सूरत में दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन में MCQ में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हुई हो उसकी वजह से, ताहम हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस इसको पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसके मुताबिक जब हम यूनिट लिखते हैं तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है। सो इसका एक यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम बनता है जो कि हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है और ये दुरुस्त है। अब दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इस्तेमाल की गई है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइड बाय डेल R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशनशिप हमें शो करता है। अब इसके मुताबिक अगर हम राइट हैंड साइड से यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट को शो करता है जिसका यूनिट मीटर है। सो दिस विल बी वोल्ट पर मीटर और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की सूरत में मौजूद है। सो बी भी दुरुस्त है और ए भी दुरुस्त है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर, जूल पर कूलम मीटर। जूल पर कूलम इनटू मीटर, अगर इसको हम देख ले, इसके ऊपर डिस्कशन करें तो जूल पर कूलम जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास वोल्ट का क्या है, वोल्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? वोल्ट इज, वोल्टेज इज W डिवाइड बाय Q। W का यूनिट जूल है और Q का यूनिट जो है वो कूलम है। सो जूल पर कूलम इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली
वोल्ट, ये हमारे पास वोल्ट है। और नीचे से हम इसको मीटर पे डिवाइड कर लेते हैं, जो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की इस इक्वेशन के मुताबिक फिर हमारे पास सही ऑप्शन बनता है, और ये हमारे पास इधर ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सिर्फ ऑप्शन डी जो वोल्ट मीटर की सूरत में दिया गया है ये गलत है, किसी तरह से भी ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट नहीं बता रहा है। सो हमारे ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों दुरुस्त है। अगर हम इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहते हैं और हम इस ऑप्शन यानी कि डी में लिख लेके ऑल ऑफ देम, तो फिर सिर्फ सही ऑप्शन जो है वो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ए बी सी हम इधर प्रूफ कर चुके हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। सो इस तरह से हम इस एमसीक्यू को ठीक कर सकते हैं।